नमस्कार मित्रों, मैं अंकित सिंह पाल रैंकर्स मंत्रा में आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो भाई आज से अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले कुछ बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले दो चैप्टर हमने कवर करे हैं। वहां पे जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, तो वहां पे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो असल में करंट को या चार्ज के मूवमेंट के बेसिस पे हम फिजिक्स की दो ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। पहली में तो हम बात करेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में है, और दूसरी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं जब चार्ज मोशन में है। तो जब चार्ज रेस्ट में है उसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर चार्ज की बात करूं अपने पास मैं आपको, तो अगर चार्ज जो है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर जब अब चार्ज किसमें, मोशन में है, चार्ज मूविंग स्टेट में है, तो अब हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके मन में पहले भी तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो आप बताएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मूविंग चार्ज और उससे जुड़े हुए कुछ फिनोमिना को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो करंट का मतलब होता है मूविंग या मूवमेंट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू चार्ज, यानी कि जो कुछ किससे जुड़ा हुआ हो, चार्ज से जुड़ा हुआ। तो हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ चार्ज की करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, ये तो हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। अपना फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए उस चीज को देखते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अपना फर्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। आपको करना क्या है, आपको बस फिलहाल मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है। नोट्स की आप चिंता ना करें। हाँ, कुछ आप कॉपी पेन तो लेकर बैठे, नोट्स जितने हो सके अपनी उसमें आप बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपका तो बस फोकस, आपका तो काम इतना सा है, आप फोकस होकर लेक्चर सुनिए बस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूं। तो देखो, करंट का मतलब होता है, करंट का मतलब मूवमेंट। तो यहां पे क्या मूव करेगा? चार्ज मूव करेगा। देखिए, कोई भी चीज मूव क्यों करती है? देखो, आपको पता होगा कि जैसे वाटर का फ्लो क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है मतलब हायर टू लोअर, या विंड कैसे फ्लो होती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का जो मूवमेंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं ये अज्यूम करता हूं कि अपने पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी अपने पास बी है। एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। हमने इनको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो ऐड कर दिया। अगर हम, और इसका पोटेंशियल जो है, इसका पोटेंशियल लेट से वीए है। पोटेंशियल ऑफ बॉडी ए इज वीए एंड पोटेंशियल ऑफ बॉडी वीबी इज वीबी। और मैं ये आपको ये बता के चल रहा हूं कि पोटेंशियल जो है पहले वाली, जो ये ए हमारे पास बॉडी है, इसका पोटेंशियल ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल बी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा वो मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी। तो ये तो हुआ कि करंट कैसे फ्लो होता है। करंट यानी कि चार्ज का जो मूवमेंट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। वो होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, सॉरी, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होगी कि ये तो है चार्ज के मूवमेंट की बात। ठीक है, चार्ज का मूवमेंट कैसे होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब चलिए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। अब आप समझो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है। वैसे तो आप पढ़ते आए होंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम बहुत कुछ और भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो समझो पहले भाई, अपने पास एक कंडक्टर है ये वाला। ठीक है, मान लेते हैं इसका कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है। इस वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो हाई है और इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल लो है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे मूव करेगा? ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो यहां से इस कंडक्टिंग वायर से या इस कंडक्टिंग बॉडी से जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टिंग बॉडी से जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन बस आप इतना बताएंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या समझा आपने? मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, आप यदि शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो ये शॉर्ट नोट्स में लिखते चले, ठीक है, डिटेल नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो अब इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है, इस सबको मैं कर देता हूं रफ, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करने की बात चल रही है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट आप हेडिंग लगाइएगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट नाम की आप हेडिंग लगाइएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट में आप लिखेंगे, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, यहां पे ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से अगर इस कंडक्टर से अगर ये कंडक्टर है अपने पास ए और बी, और मान लेते हैं यहां पे जो इसका पोटेंशियल है वो बी है, और यहां पे पोटेंशियल कितना है, वीबी है। तो चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम मान लेते हैं इससे कुछ चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यहां से कुछ चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इन चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही, इन चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सिंपल सी मैं अगर बात बताऊं तो आप बस ये याद रखना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई आपको? तो इलेक्ट्रिक करंट बस इतना सही है जो मैंने आपको बताया। इसको डिनोट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई से। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करने के लिए देखो, अगर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो सिंबल हम यूज करते हैं ना भाई। तो यहां पे जो सिंबल यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो है कैपिटल आई। तो इसको डिनोट करते हैं किससे भाई? इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, है ना, डिनोटेड बाई कैपिटल आई। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को बताना चाहूं, मैं ऐसे लिखना चाहूं इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा अगर मैं ऐसे फॉर्मूले के टर्म में इसको लिखना चाहूं तो आप बताएंगे सर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट को मैं डिनोट कर रहा हूं आई से, और चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को करते हैं टी से। तो आपके पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी का। देखो ये जो फॉर्मूला है वो 10th क्लास तक तो बात ठीक है, बट आप यदि 12th स्टैंडर्ड में है तो आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए। चार्ज के फ्लो होने के रेट पर भी करंट अलग अलग होता है, बात समझे आप। अगर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है अगर वो कांस्टेंट है, तो वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा उस करंट को बोलेंगे हम स्टेडी करंट। क्या बोलेंगे उसको? स्टेडी करंट। एक्चुअल में जो फॉर्मूला आप पढ़ते आए हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये होता है स्टेडी करंट का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है भाई? स्टेडी करंट का, स्टेडी करंट। और स्टेडी करंट कब होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टेडी करंट किसी भी कंडक्टर में तो फ्लो होता है जब उस कंडक्टर में जो चार्ज की फ्लो होने का रेट है अगर वो कांस्टेंट है, तो वहां पे जो करंट होगा उसको बोलेंगे हम स्टेडी करंट। पर आपके मन में अब सवाल उठा होगा, सर अगर जो चार्ज के फ्लो होने का रेट कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तब उस करंट को क्या बोलेंगे? देखो कुछ भी नहीं है, वहां पे उस करंट को बोल देते हैं एवरेज करंट। क्या बोलते हैं उसको? एवरेज करंट हम उसको बोलते हैं। तो अगर मुझे एवरेज करंट को डिफाइन करना है, ये तो स्टेडी करंट डिफाइन करा आपने, अगर मुझे डिफाइन करना है एवरेज करंट को, है ना, अगर मुझे डिफाइन करना है एवरेज करंट को, तो एवरेज करंट के लिए मैं कैसे डिफाइन करूंगा एवरेज करंट को भाई? अगर हमारे पास एक कंडक्टर है ये वाला, और इस कंडक्टर में एक किसी टाइम पर डेल्टा क्यू चार्ज पास हुआ, है ना, डेल्टा किसी डेल्टा टी टाइम पर कितना चार्ज पास हुआ भाई? डेल्टा क्यू चार्ज पास हुआ है। तो यहां पे, और हाँ ध्यान ये देना है कि जो चार्ज के फ्लो होने का रेट है वो वेरिएबल है, तो वहां पे जो करंट होगा, यानी कि यहां पे जो करंट होगा आई एवरेज, यहां पे जो करंट होगा आई एवरेज, उसे आप कहेंगे सर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो आई एवरेज बस इतना सा है कि अगर चार्ज के फ्लो होने का रेट वेरिएबल है तो वहां पे होगा एवरेज करंट, और अगर चार्ज के फ्लो होने का रेट कांस्टेंट है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे कांस्टेंट है तो वहां पे होगा स्टेडी करंट। बात इतनी क्लियर हो गई। एक और टॉपिक आता है आपके लिए, जो है इंस्टेंटेनियस करंट।
है ना, सुना है आपने। चलो मैं इसको रफ करता हूं, जो नोट करना है आपको कर लेना। एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है, आई एवरेज इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। स्टडी करंट क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फिलहाल बस इतनी बातें आप नोट करिए, अभी मैं आपको आगे की चीजें बस समझाने वाला हूं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप बहुत कुछ सीख गए होंगे अभी तक, और आप अगर लेक्चर में रेगुलर बने रहेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे तो आप बोर्ड लेवल या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे नीट जेई जैसे परीक्षाओं के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आपको बस धैर्य बनाए रखना है, और जो मैं लेक्चर्स जो मैं बोल रहा हूं क्लास में उसको बस ध्यान से सुनना है। अरे अगर आप भाई सुनोगे भी ना, सुनने से ही आपको फिजिक्स तैयार करा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए तो बात चल रही है इंस्टेंटेनियस करंट की, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट की बात चल रही है। इंस्टेंटेनियस करंट, देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ टाइम, है ना, इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ टाइम, मतलब एट अ टाइम जो चार्ज है वो तो फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, बट मैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पे आपसे मैं पूछूं कि मतलब रैंडमली ऐसे ही मैं, मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ टाइम व्हेन टाइम टेंड्स टू जीरो। जब समय जो है वो लगभग, जो टाइम जो है वो लगभग जीरो के बराबर होता है, उस टाइम पर रैंडमली पूछ ले कि आप बताओ भाई कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो वहां पे आप बताएंगे इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बताएंगे, इंस्टेंटेनियस करंट को आप डिफाइन करेंगे। तो यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं इंस्टेंटेनियस करंट को कि जो इंस्टेंटेनियस करंट है ना जी, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट को अगर मैं आई से डिनोट करूं तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम जो है वो लगभग किसके बराबर है, टाइम अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल है, टेंड्स टू जीरो है, और उसको लिखोगे उसके बाद लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अपने पास ये आ गया। अब देखो आपने 11th में पढ़ा होगा और 12th के भी आप थर्ड चैप्टर पे हैं, तो इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको होगी कि अगर ये इस तरीके का फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया यहां से भी, अरे डी क्यू अपॉन डी टी भी यही है। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में तो अंतर पता है ना आपको। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो यहां पे भी तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ ही तो हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई क्या, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई ना। चलिए तो इंस्टेंटेनियस करंट भी आपने देख लिया, फॉर्मूला याद रखना, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो मैं अगर फटाफट के अंदाज में आपको बताऊं, मैंने आपको करंट बताया, करंट कैसे फ्लो होता है वो बताया, करंट के क्या क्या टाइप्स है, स्टडी करंट, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, उसमें आपको बहुत ढंग से क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सा करंट कहां पे यूज होता है और इसका मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाह रहा हूं आपके साथ में जो करंट से रिलेटेड है। तो अब आप लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू करंट, आप इस तरीके की एक हेडिंग लगा लेना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए इधर देखिए, तो अपनी हेडिंग क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, अपनी ये हेडिंग है। अब हम इसमें करंट के बारे में सब कुछ ही पढ़ लेंगे भैया। आज का लेक्चर जो है अपना बेस रहेगा प्योरली इलेक्ट्रिक करंट पर और उसके इंट्रोडक्शन पर। चलिए कुछ पॉइंट है जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। देखो सबसे पहला तो यही है कि इसकी यूनिट क्या होगी, है ना, तो इसकी यूनिट की बात करूं, द एसआई यूनिट, है ना, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है भाई, एम्पियर है, और उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और आपने यार इसको पढ़ा होगा 10th में भी, तो इतना तो ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है कुछ। ठीक है, तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। बात समझे यहां तक, चलो ठीक है। क्या इसकी कोई और यूनिट भी हो जाएगी क्या, अरे फॉर्मूला पढ़ा है ना यार आपने, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अरे ये तो एम्पियर है, चलो मुझे समझ में आ रहा है, वन मतलब इसको तो मैं एम्पियर बोल सकता हूं, है ना, एम्पियर। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम,
चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो अपने पास 1 एम्पियर इज इक्वल टू आ गया 1 कूलम अपॉन सेकंड। तो ये एक और भी यूनिट आपको याद रखनी है, असल में ये है ना एमकेएस यूनिट है कूलम अपॉन सेकंड। अच्छा, इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूले की मैं अगर आपको बात बताऊं, डायमेंशन फॉर्मूला है ना, डायमेंशन ऑफ करंट। डायमेंशन ऑफ करंट को हम कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं ए, और इसको मतलब ये डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ए होता है, अरे एम्पियर के लिए ए। ठीक है, चलो तो आपको 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्लियर हो गया 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। अब वैसे तो ये आपके काम का नहीं है, आपको तो ये मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, बट फिर भी अगर इस फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले का यूज करके आपसे कोई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछे तो है भाई, अगर इस फॉर्मूले का यूज करके कोई आपसे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर पूछे तो बना सकते हो क्या डेफिनेशन? बिल्कुल, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे डेफिनेशन बनाते हैं। यदि नहीं बताया तो यार हम है ना आपके लिए, हम बनाते हैं डेफिनेशन फॉर्मूले से। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनती है फॉर्मूले से वो सुन लो। आपको क्या निकालना है, आपको बताना है 1 एम्पियर, आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर, है ना। तो 1 एम्पियर कब आएगा भाई, अगर मैं चार्ज को 1 कूलम ले लूं और टाइम को 1 सेकंड ले लूं, तो तब आ जाएगा अपने पास I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। मैं कह रहा हूं इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर Q जो है वो 1 कूलम है और टाइम जो है टाइम 1 सेकंड, अगर चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो 1 कूलम है और टाइम जो है वो 1 सेकंड है, तो एक बार एक काम करो, इस फॉर्मूले में रख के देखो ना वैल्यू को क्या आ रहा है। देखो अपने पास आएगा I इज इक्वल टू Q कितना है 1 कूलम और टाइम कितना है जी 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया जी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर अगर डिफाइन करने के लिए आने लगे आपसे इस फॉर्मूले के बेसिस पे, तो आप ये लिख बताएंगे सर 1 एम्पियर वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो जो कि अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक, अगर किसी 1 कूलम का चार्ज अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड तक पास हो जाए, तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। चलिए भाई, यहां से आपने 1 एम्पियर की डेफिनेशन को भी देख लिया, नोट्स में मिल जाएगी यार, लिखते हो लिख लो, नहीं तो आप अपने शब्दों में लिख लो। मैंने तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 1 एम्पियर तब होगा जब कंडक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम हो और वो कितने टाइम में पास हुआ हो, 1 सेकंड में अगर पास हुआ हो, तो वहां पे जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर। क्या होगा भाई 1 एम्पियर। तो पहले पॉइंट में तो बस इतना ही डिस्कशन था कि इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो कुछ और बातें करते हैं, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपने नोट कर लिया, मैं इसको करता हूं रफ, आप इसको नोट कर लेना ढंग से, नहीं करा तो वीडियो वापस से स्टार्ट करके अपना दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो बात करेगा, अच्छा आपने एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, अगर अपने पास ये कंडक्टर है और इससे कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, अरे चार्ज किसके टर्म्स में होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, याद है क्या चैप्टर नंबर 1 आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वहां पे आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो अगर अपने पास मैं ऐसे कहूं कि I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी Q अपॉन T, और आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E, आप अगर यहां पे रखो तो आपके पास I इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू E अपॉन T, N इंटू E अपॉन T। ठीक है भाई, आपके पास हो जाएगा I इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन T। ठीक है, चलो तो अब एक बात, चलो मैं इस साइड को यहां पे इस फॉर्मूले को तो एज इट इज रखता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। असल में मुझे उस क्वेश्चन के हेल्प से ही आपको एक कंक्लूजन बताना है, उस कंक्लूजन को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। चलिए, आपको कहा था ना कॉपी और पेन लेकर बैठना है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप कहेंगे सर Q की वैल्यू तो आप बता रहे हैं 1 कूलम और आप हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। तो अगर मैं यहां से N की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो भाई अपने पास आ जाएगा बेटा Q अपॉन E,
और n को मैं एज इट इज रखता हूं, q की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर 1 कूलम है, e की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये पॉइंट हटाएगा तो ऊपर होगा 10, ठीक है, और ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में होगी, तो n इज इक्वल टू हो गया भाई अपने पास 10/16 इज इक्वल टू 10 की पावर 19, और माइनस वाली ऊपर जाकर हो गई प्लस में। अरे आपको कैलकुलेशन भी मैं सिखा दूंगा भाई, अगर कैलकुलेशन की भी दिक्कत है तो कैलकुलेशन की भी अगर प्रॉब्लम है ना बेटा तो आप लेक्चर एक बार फॉलो तो करो ढंग से, कैलकुलेशन की भी दिक्कत मैं आपकी दूर करा दूंगा। चलो अब आप देखो ये अपने पास हो गया। अब सुनो यार, आपके मन ये अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 5 और इसको डिवाइड करूं तो ये आएगा 8, तो अपने पास कितना आ गया अभी फिलहाल आ गया n इज इक्वल टू 5/8 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर सोल्व कराता हूं तो n इज इक्वल टू आ गया। अब इसको ना एक काम करो यार, देखो 5 जो है छोटा है, 8 बड़ा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बताना आप इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या यार आपको? अब सोच रहे हो सर ये कैसे कर दिया कुछ बच्चे तो, अबे भाई पढ़ा है नहीं पढ़ा कुछ अब तक, देख लीजिए सर यहां पे 19 पावर। अब अगर मैं इसको अगर यहां पे देखूं 10 की पावर 1 और 10 की पावर 18, अभी भी तो 10 की पावर 19 ही है। ये मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करा है। कुछ बच्चे तो क्या करेंगे यहीं से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आंसर आएगा, फिर पॉइंट को वो खिसकाएंगे तो तब मतलब तब भी पावर कम करेंगे। तो देखो सुनो, आप n इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करो 50 पे, आप 8 का टेबल पढ़ो तो भाई 8 6 48, 8 6 48, ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 टाइम्स आएगा। मतलब ये हुआ यार कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं 1 एम्पियर को आपसे दोबारा पूछूं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं यार इस क्यू की वैल्यू को, तो पूरा कितना हो गया ये तो 1 कूलम चार्ज है ना जी, तो 1 कूलम में तो आपको बता दिया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और टाइम को लिखा मैंने 1। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है 1 एम्पियर, एक ऐसा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो तब पिक्चर में आता है जब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एक कंडक्टर से पास होते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बातें यहां तक क्लियर हुई होगी। अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किया है, आगे इसके और भी पॉइंट्स हैं, तो चलिए अब हम उसके बाद में मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आपको अपनी फेयर नोटबुक में, जो कि आप नोट्स बना रहे होंगे शॉर्ट नोट्स, उसमें आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि नोट्स तो आप अपने बनाओगे तो बेहतर है, ठीक है। बाकी हमारे नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। देखो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जो है आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि मुझे क्या नोट करना है, क्या नहीं करना और क्यों करना है, ठीक है। चलो अब उसके बाद आओ भाई, अब उसके बाद जाओ थर्ड पॉइंट पर, है ना, अपना थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बात करता है, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं यार ये बता इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या एरिया पर डिपेंड करता है क्या? चलो सोच के देख, आपके पास ये एक कंडक्टर है ना, आपके पास ये एक कंडक्टर है इस तरीके का, आपके पास ये एक इस तरीके का कंडक्टर है ना, ये सबका इसका एरिया अलग है, तुझे दिख रहा, तुम्हें दिख भी रहा होगा, और इसका एरिया भाई अलग है। यहां से करंट पास हो रहा है लेट से I1, यहां से करंट पास हो रहा है लेट से I2, और यहां से करंट पास हो रहा है लेट से I3। तो ये बताइए जो वैल्यू ऑफ ऑल करंट है I1, I2 एंड I3, क्या ये सेम होगा क्या? सोच के देख ले यार, क्या करंट क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है क्या करंट जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है क्या कंडक्टर के? तो यार करंट जो है वो कंडक्टर के एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो आप थर्ड पॉइंट में ये लिखेंगे करंट, है ना, करंट डज नॉट, है ना, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ऑफ ए कंडक्टर करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि करंट जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो इस वाले डायग्राम में आप ये बोल सकते हैं क्या
कि भाई I1 जो है वो I2 के इक्वल होगा और I2 जो है वो किसके इक्वल होगा, I3 के इक्वल होगा। आपको थर्ड पॉइंट पे ये लिखना है कि करंट जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, है ना। अब फोर्थ पॉइंट देखो, अरे यार एक बार आप ढंग से ये जो लेक्चर्स हैं इनको फॉलो कर लोगे ना तो भाई फिजिक्स की तो गारंटी मेरी है, 11th 12th और इससे ऊपर की भी। अबे जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे ना, एक वीडियो तो मैं ऐसे ही जो थ्योरी वाली है तो ले रहा हूँ बोर्ड पर, ऐसे व्हाइट बोर्ड पर, बाकी की वीडियो लैपटॉप से लेंगे तो वहां पे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। अबे यार उनको कर लोगे ना तो किसी भी लेवल के एग्जाम को यदि आप फेस कर रहे हैं तो उसमें बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतने हिसाब से देखते रहें। चलो अब फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई करंट क्या, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? सोच लो, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर करंट मतलब वेक्टर तो वो होता है जिसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, और स्केलर वो होता है जिसमें बस मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं। तो यार अभी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन शो करते हैं, एक साइंस है, एरो के साइंस है, और मैग्नीट्यूड तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर है। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना भाई। आपको वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या कंडीशन पड़ी है? आपने तो यही पढ़ा है ना कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वो वेक्टर, और जिसमें मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर। तो आपके हिसाब से तो फिर ये हुआ कि करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर मन में सवाल उठा होगा सर क्यों? अबे भाई सुन, कुछ और बातें भी होती है। कैसे? सुन, मैं मानता हूं कि करंट के मूवमेंट के लिए डायरेक्शन, करंट को मतलब करंट को हम एक डायरेक्शन में भी बताते हैं, एक एरो का साइन यूज करते हैं, और मैग्नीट्यूड तो उसके अंदर होता ही है। बट एक बात बताऊं आपको, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। यानी कि वेक्टर को ऐड करने के जो ट्राइंगल्स लॉ है ना, उसको ये ओबे नहीं करता। इसी वजह से ये सिंपल एल्जेब्रिक सम हो जाता है करंट का, इसीलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बट फिर मन में सवाल उठेगा सर ये तो, इसमें तो डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो सुन लो, क्योंकि ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, ये सिंपल अलजेब्रिक सम को ओबे करता हो। अब कुछ बच्चों के मन में तो ये सवाल आ गया होगा सर ये क्या बात बोल दी आपने, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? अब भाई कक्षा क्लास 11th पढ़ी है कि नहीं? भूल गया होगा, मुझे पता है कि वेक्टर को ऐड करने के कुछ अलग डिफरेंस मेथड होते हैं। जैसे एक मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है, ये ऐड करने का फॉर्मूला था भाई वेक्टर लॉ से। अबे यार हमें तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो बस सिंपल ऐड हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ओबे नहीं करता वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, ये सिंपल एल्जेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। चलो समझ में नहीं आ रही होगी बात, अब समझाता हूं। देखो आपके पास एक पॉइंट है ए, यहां पर एक करंट आया और दूसरा यहां पे एक करंट है। मान लेते ये करंट जो है वो 2 एम्पियर का है और ये करंट जो है वो 5 एम्पियर का है, और इन दोनों करंट के बीच में जो है एक 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से आए। तो आप बताओ यहां से कितना करंट पास होगा, ए से कितना करंट पास होगा? भाई अगर आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे करंट के लिए तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। जबकि मैं आपको बता दूं ये तो सिंपल ऐसे आ जाएगा, ऐसे 7 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो यहां से बात क्लियर होती है कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है भाई? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो सारी बातें हैं वो आपको क्लियर होगी। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। 4 पॉइंट अभी तक हमने करंट के बारे में देखे, अब कुछ और बातें भी हैं जो हमें करंट के बारे में करनी है। देखो डायरेक्शन के बेसिस पे, है ना, डायरेक्शन के बेसिस पे हमने करंट को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। एक तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रिक करंट को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहला पार्ट जो है अपना, पहला पार्ट है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, और दूसरा पार्ट है अपना अल्टरनेटिंग करंट।
डायरेक्ट करंट और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए एक बार हल्की सी नजर इन पर भी डाल लेते हैं, है ना। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट क्या है, मैं आपको इसी में बता रहा हूं, 5th पॉइंट करके डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट की बात बता रहा हूं। देखो डायरेक्ट करंट में तो आप इतनी सी बात बताएंगे, डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट करंट। देखो डायरेक्ट करंट में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहती है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में करंट जो है वो मूव करता है। वो किसी भी साइकिल को, मतलब किसी भी अल्टरनेट साइकिल को ओबे नहीं करता, फॉलो करता ही नहीं। तो डायरेक्ट करंट में तो आप डीसी में तो अगर ऐसे बनाना चाहोगे ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि भाई ये तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, ठीक है। ये करंट है मान लो, और ये टाइम मान लो, ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, और टाइम ऐसे है, तो यहां पे ये जो हो गया वो डायरेक्ट करंट की बात हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट करंट की बात हो रही है, सब कुछ ठीक है क्या, ठीक है। चलो डायरेक्ट करंट की बात हो रही है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं भाई सेकंड पॉइंट की अल्टरनेटिंग करंट क्या है, देख भाई अल्टरनेटिंग करंट में जो है वो हर एक साइकिल के बाद में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। बनाओ ग्राफ, मतलब ग्राफ बनाओ आपके लिए। देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का है अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट में ही साइन वेव ग्राफ होता है, मतलब ये अभी तो ऐसे मूव कर रहा है, उसके बाद में आप देखेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स साइकिल में मूव करने लगा है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। आप बस फिलहाल इतना सा याद रखें, करंट दो तरीके का है भाई, डायरेक्शन के बेसिस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बेसिस पे, एक तो डायरेक्ट करंट और एक है अल्टरनेटिंग करंट। इसका अभी तो फिलहाल कोई यूज नहीं है, बढ़िया से तुम पढ़ोगे इसको, ठीक है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको नॉलेज हो भी गई होगी, ठीक है। अब मैं एक लास्ट टॉपिक यानी कि 5th पॉइंट जो है वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। 5th पॉइंट, देखो पांचों पॉइंट थोड़ा सा जरूरी है, उसमें मैं आपको बहुत सारी बातें 11th की बताने वाला हूं। तो हम चलिए मूव करते हैं 5th पॉइंट पर। अपना 5th पॉइंट क्या है, अब सुनो। मान लो आपके पास एक चार्ज है, क्या है आपके पास एक चार्ज है, और वो जो चार्ज है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, यानी कि वो सर्कुलर मोशन में है। आपके पास एक चार्ज है और ये चार्ज जो है वो एक सर्कुलर पाथ पर इस तरीके से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उसकी रिवॉल्व करने की जो वेलोसिटी है वो v है, ये सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो r है, ठीक है। आपको पता होगा बहुत सारी बातें मैं 11th वाली यूज करने वाला हूं भाई। मैं आपसे चार्ज के टर्म्स में इसमें बहुत सारी बातें हम लाने वाले हैं। अच्छा अब आप एक बात बताओ भाई, आप एक बात बताओ, ऑसिलेशन आपने टाइम पीरियड की बात सुनी है कि कुछ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या है कि एक चक्कर को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड। तो वो हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा बात सही है, टाइम पीरियड की बहुत क्लियर बात हो रही है टाइम पीरियड की, ठीक है भाई। अच्छा मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि बेटा एक बात बता, करंट क्या होता है, तो तुम कहोगे सर करंट होता है Q अपॉन टी। क्या होता है करंट, Q अपॉन टी। अरे होता है नहीं करंट यार, Q अपॉन टी होता है। चलो ठीक है, बात मान ली आपकी। अब एक बात और सुनी होगी आपने, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अरे फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये आपने ये भी पढ़ा होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अरे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, मैं अगर फ्रीक्वेंसी को यहां पे एन से डिनोट करूं तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टी। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया करंट का फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में Q इंटू एन, जहां पे n जो है, असल में सुनो मैं यहां पे n नहीं ले रहा हूं, मैं फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू ले रहा हूं, है ना न्यू, क्योंकि n तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, n तो हमने माना ही था, तो न्यू हो गया। अरे यार इसको 1 अपॉन टी को लिख सकता हूं ना, तो I इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन टी, तो ये हो गया I इज इक्वल टू क्यू इंटू न्यू। तो ये हो गया करंट की बात, सही है भाई। चलो ठीक है, अब आप एक बात बता दो, और छोटी सी बात और बता दो आप। मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक बात बता, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कहोगे सर v स्पीड से मूव कर रहा है। चल भाई तेरी बात बोल, ठीक है। तो भाई एक बात बता दे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं पूछूंगा बेटा कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, आप कहोगे सर ये तो सरकमफ्रेंस में मूव कर रहा है इसकी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, अरे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, और टाइम पीरियड कितना t। अरे एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है टाइम पीरियड, और डिस्टेंस कवर हो रही है इसकी सरकमफेरेंस, तो v इज इक्वल टू हो गया 2 पाई r अपॉन टी। देखो भाई अगर कुछ थोड़ा गना 11th में पढ़ा होगा या कुछ बुद्धि होगी तो समझ में आ भी रही होगी बात, नहीं तो ऊपर से जा रही होगी, एक बार लेक्चर को दोबारा सुनोगे ना तो क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। चलो मैं वापस कह रहा हूं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस यार कितना है, कि डिस्टेंस की बात करूं तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अरे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो यार इसकी सरकमफेरेंस पर मूव कर रहा है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी।
अरे सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और टाइम पीरियड है टी। चलो भाई ठीक है, यहां तक भी चल मैं मानता हूं तुझे क्लियर हो गई होगी बात। तो v इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो गया 2 पाई आर अपॉन टी। अब t की अगर मैं वैल्यू वहां पर ये रख दूं, यहां पे t की अगर मैं वैल्यू यहां से निकाल के ये रख दूं तो अब देखना, बताना मुझे आप t की वैल्यू, अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालूं और इसको रख दूं, ठीक है, तो देखना क्या होगा। अगर मैं t की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो आप कहोगे सर t इज इक्वल टू हो जाएगा सर 2 पाई r अपॉन v। ये तो कहोगे भाई, अरे यार t को यहां ले जा रहे हैं, t को यहां पे ले गए, v को नीचे ले आए, तो 2 पाई r अपॉन v, तो आपके पास आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया। अबे रखो ना इसे टाइम पीरियड को ऊपर इस वाली इक्वेशन में यहां पे, तो अगर इसे आप यहां पुट करोगे, मैं इधर साइड में बताऊं क्या, साइड में बताता हूं, देख भाई, है ना, ये तो आपको बता दिया, न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। सुनते रहना आप सारे को कैलकुलेट कर रहा हूं, फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होंगे न्यूमेरिकल में। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। अब अगर मैं इसे t की वैल्यू को यहां रखूं तो आप कहोगे सर i इज इक्वल टू होगा q अपॉन t, और t की वैल्यू तो ये है यार अपने पास 2 पाई r अपॉन v, और v कहां है, v पहुंचेगा ऊपर, अरे v पहुंचेगा ऊपर यार। तो i इज इक्वल टू आपके पास हो गया qv, आपके पास i इज इक्वल टू क्या हो गया, qv अपॉन 2 पाई r, qv अपॉन 2 पाई r। यहां पे हर एक टर्म का अपना मतलब है, वो मैं उधर लिखवा दूंगा, अभी समझते जाओ आप। चल भाई ठीक है, आपने एक रिलेशन और पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, आप कहोगे सर ये तो आप तो बहुत रिलेशंस पढ़ा रहे हैं, आप तो बहुत सारे फॉर्मूले करा दिए। अबे भाई कुछ नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चला के देख ले, पढ़ना तो है ना, 12th बढ़िया नंबर मार्क्स से पास करनी तो है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर तो करने हैं ना, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन तो लेना है ना भाई, तो यार पढ़ना तो पड़ेगा ना यार सारे फॉर्मूले को। मैं तो हर एक चीज को बता के चल रहा हूँ 11th वाली बात को, है ना। देख, तो i इज इक्वल टू तेरे पास आ गया qv अपॉन 2 पाई r। अब सुन, तूने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, तूने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। भाई बता हाँ या ना बोल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। अगर मैं ओमेगा निकाल लूं तो भाई अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन r। अब कुछ बच्चे तो बेचारे ऐसे सोच रहे होंगे, अब ये सर ओमेगा कहां से आ गया। अबे भाई ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया v अपॉन r। अरे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन r। देखो यहां फॉर्मूले में v अपॉन r कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा v अपॉन r। तो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू Q और V अपॉन R को ओमेगा, ओमेगा है भाई ये ओमेगा अपॉन 2 पाई। इन सारे फॉर्मूले को तुम्हें यूज करना है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इन सारे फॉर्मूलों को तुम्हें क्या करना है, यूज करना है भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बातें सारी समझ में आ गई होगी। नहीं आई मैं एक बार फटाफट बहुत जल्दी से दोबारा बता रहा हूं, बहुत जल्दी से, परेशान मत हो, मैं दोबारा से आपको आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। दोबारा से देखो सुनो, है ना, मैं आपके लिए दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, इधर देखना। देख भाई मैंने बताया कि ये एक सर्कुलर पाथ पर एक चार्ज है ना, एक चार्ज है यहाँ पे, ये चार्ज है क्यू, क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है, और ये v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। तो यार एक बात बता, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेगा सर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा भाई डिस्टेंस कितनी है, तो तू बोलेगा सर ये तो जो है सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होगा 2 पाई r और टाइम पीरियड t, ठीक है। अच्छा, और तुमने पढ़ क्या रखा है, और अगर यहां से मैं t की वैल्यू निकाल लूं तो तुम बोलोगे सर 2 पाई r अपॉन v। अगर भाई सुन ले, इस बात को याद रखना, t की वैल्यू मैं तुझसे पूछूं करंट क्या होता है, तो बोलेगा सर q अपॉन t, और i को तो एज इट इज q, और t की वैल्यू कितनी है भाई 2 पाई r अपॉन v, v को ले जाए यार ऊपर, तो i इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा q v अपॉन 2 पाई r। तो एक करंट का तो फॉर्मूला ही आया। फिर मैंने आपको बताया कि यार एक फॉर्मूला तुझे याद रखना था, 11th क्लास में तूने पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो फॉर्मूला आता था v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अब भाई यहां से अगर मैं ओमेगा निकाल लूं तो तुम्हारे पास आएगा v अपॉन r। देख भाई यहां पे v अपॉन r दिख रहा है ना तुझे, तो इस v अपॉन r की जगह ओमेगा रख दो ना, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास q ओमेगा अपॉन 2 पाई, q ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुए हैं। अच्छा एक बात और बताई थी कि हाँ भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो हो सकता है कभी नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी दे रखे हो, वो भी तुमसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे हो।
तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनका जो यूज हुए उनका मतलब बता देता हूं। देखो यहाँ पे ओमेगा जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत आपको ओमेगा कर रहा है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेलोसिटी। रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे न्यू क्या है? न्यू है भाई फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और क्यों? तो चार्ज है यार, बड़ी सिंपल सी बात है, क्यों तो चार्ज है, ठीक है, क्यों तो चार्ज है। और क्या यूज करा भाई? अच्छा वी तो हो गया लीनियर, वी तो वेलोसिटी है, नॉर्मल वेलोसिटी, वी तो वेलोसिटी है। और क्या है? बस यही है यार, ठीक है। तो मैंने आपको ये 5 पॉइंट करंट के बारे में बताए। असल में मैंने आपको करंट के बारे में सब कुछ ही बता दिया। तो आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा, आप उसको इस वीडियो को अगर एक बार ध्यान से सुन भी रहे होंगे ना, तो यार आपको ये सब कुछ आज ही तैयार हो गया होगा, ठीक है। तो बस आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। एक जानकारी आपके लिए बता दूं, देख भाई, नोट्स बनाने का सिंपल सा फंडा है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे तू की नोट्स की फॉर्म में बना ले, जितना तुझे समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो बस देख ले। नोट कुछ जब मैं कहूं फॉर्मूले लिखने के लिए या कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, तब किया भी कर। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे, मेरे जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे रैंकर्स मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम पे सर्च करो रैंकर्स मंत्रा, जो भी ग्रुप, जो भी चैनल मिलता है उस चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां से नोट्स जो है आप लेक्चर वाइज डाउनलोड कर लो, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जो इसका लिंक जो है मैं आपको बता दूं, मेरे एक साथी हैं, उन्होंने बताया मुझे लिंक के बारे में, मैं आपको बता दूं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट, जो कमेंट वाला होता है ना, जो पिन कमेंट होती है, वहां भी आपको इसका हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। भाई नोट्स डाउनलोड करो, बढ़िया से प्रिंट कराओ और पढ़ो दबा के, ठीक है। चलो, तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।